हाँ जी, हमने नेशनल करंट अफेयर का लगभग आधा सेशन पूरा कर लिया है और अब उसके आगे बढ़ते हैं। आर्थिक परिदृश्य से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमिक सेक्टर में आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपको ये लिस्ट थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि ये पुरानी लिस्ट इसमें ऐड हो गई है, तो इसको आपको नहीं देखना है। रूफटॉप के लिए पहले तो मेरे को एक बात बताओ, कोई प्रोग्राम चलाया गया था क्या? चलाया गया था या नहीं चला गया था? इसमें मैंने बताया था कि भी राजस्थान के कितने जिलों को, 4 जिलों को शामिल किया था। कोई प्रोग्राम था क्या ऐसा, याद रखो। सोलर के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई डिस्कॉम के अंदर राजस्थान में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 डिस्कॉम काम करती है, जिसमें एक तो आपका अजमेर डिस्कॉम आ जाती है, जोधपुर डिस्कॉम आ जाती है और आपकी जो है जयपुर डिस्कॉम आ जाती है। तो तीनों जिले शामिल थे। इसके अलावा उदयपुर जिला भी इसमें शामिल था। अब उस प्रोग्राम का नाम बताना आपको, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर रूफ टॉप सोलर रैंकिंग जारी की गई है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कुल अगर भारत की बात करें ना, तो भारत के अंदर 19.45 के आसपास में 19.45 लाख टोटल सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें गुजरात में 19.45 में से लगभग 5 लाख, लगभग 5 लाख से अधिक सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हुए हैं रूफ टॉप पर। भारत में कुल कितने हो गए? 19.45 हो गए। पीएम सूर्य घर बिजली योजना है वो फरवरी 2024 में स्टार्ट की गई थी। और ये ध्यान रखना है, फरवरी 2024 में स्टार्ट करने के बाद में अभी हाल फिलहाल में 19.45 लाख प्लांट जो है वो स्थापित किए गए हैं। उसमें से गुजरात एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। और इस कारण से इसे पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर रखा गया है, शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। तो लगभग 25% मतलब 1/4 तो है यहाँ से इंस्टॉल हो गए। और दूसरी रैंकिंग आपकी महाराष्ट्र की है, तीसरी रैंकिंग आपकी उत्तर प्रदेश की है। राजस्थान की रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान इसमें 5वें स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? 5th स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में राजस्थान का जो वर्तमान में योगदान है वो 5.6% है। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। 5.6% के साथ में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कुल टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हुए हैं फरवरी 2024 से? 19.45 लाख सिस्टम जो है वो इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 2026-27 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड तक हम क्या करें, 1 करोड़ घरों को यहाँ पर जो सोलर प्लांट है उनसे जोड़ दें, सोलर एनर्जी से यहाँ पर जोड़ दें। तो अगर हम देखें 2026-27 की, तो 26-27 तो अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हो ही जाएगी। तो अंतिम लक्ष्य हमारा 1 करोड़ का रखा गया है, और जो कि थोड़ा सा अभी दूर है, पर सरकार जिस एफर्ट से, जिस स्पीड से यहाँ पर काम कर रही है, निश्चित रूप से ये हम जो है वो अचीव कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है। केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो राज्य सरकार है उसने पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अलावा भी जो है एक अलग से योजना, शायद गुजरात सौर परियोजना ऐसे कुछ नाम करके जो है वो एक योजना चलाई थी। उसी के दम पर यहाँ पर लगभग 25% भागीदारी गुजरात की रही है सोलर एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो पहली रैंकिंग किसकी है? गुजरात की, दूसरी महाराष्ट्र की, तीसरी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की 5वीं है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है, राजस्थान में कुल सौर क्षमता की बात करें ना, कुल सौर क्षमता की बात करें तो राजस्थान आगे है, राजस्थान जो है वो आगे है। परंतु अगर प्लांट की संख्या की बात करें तो उसमें गुजरात आगे है। क्योंकि गुजरात में एक तो एक बात बताओ, एक तो हम जैसे मान के चलो कि 20 मेगावाट का एक प्लांट लगा दें, एक छोटे छोटे 10 प्लांट लगाएं जिसमें प्रत्येक की जो है कैपेसिटी 1 मेगावाट की है। तो वो तो संख्या में जीत रहे हैं, हम कैपेसिटी में जीत रहे हैं। एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो कैपेसिटी से ही यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी, ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगी। प्लांट बड़ा होगा तो वो बड़ा उत्पादन करेगा, बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगा, परंतु वहाँ तो नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हैं, केवल इतना ध्यान रखना है। कितने हैं? लगभग आप मान के चलिए कि 25% रोल है आपका, 1/4 जो रोल है वो गुजरात का ही रहेगा। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है आईएमएफ, तो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुद्रा को, मुद्रा का जो है वो कंट्रोलिंग करती है आईएमएफ, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मुद्रा फंड। तो ये आपको ध्यान, मॉनेटरी फंड जो है, इसने एक डाटा जारी किया है। इसने कहा कि भैया जितने भी देश हैं, सभी देश जो है मिलाकर भी इतना कुछ नहीं कर पा रहे जितना भारत कर पा रहा है। मतलब जितना भी डिजिटल पेमेंट यहाँ पर पूरे विश्व में हो रहा है उसका लगभग 49% पेमेंट तो राजस्थान, अपने जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है। मतलब जितना भी पेमेंट, अगर 100 रुपये डिजिटली भेजे जा रहे हैं, तो उसमें से 49 रुपये तो आप ये मान के चलिए कि भारत अकेला ही ट्रांजेक्शन कर रहा है।
आपको ध्यान रखना है जो यूरोपियन कंट्री हैं, अच्छी अच्छी डेवलप्ड कंट्री हैं, उतने वहाँ पर भी इतना अच्छा डिजिटल पेमेंट के लिए इकोसिस्टम तैयार नहीं हुआ है जितना अपने इंडिया में हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई अगर मोची है वो भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, कोई फल वाला है तो वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, सब्जियों वाले कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप आजकल तो सिंधी कैंप वगैरह में आप देखोगे कि जो बोतल पानी की अपन भरते हैं ना, पानी की बोतल 5 रुपए में जैसे रिफिल करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो क्यूआर कोड इसके अंदर लगे हुए हैं। वहाँ पर भी जो है वो क्यूआर कोड लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये कहा है कि पूरे विश्व के अंदर जितना भी पेमेंट होता है उसमें से 49% पेमेंट अकेले भारत में डिजिटल पेमेंट हो रहा है, यूपीआई के थ्रू हो रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो भारत पेमेंट के अंदर निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा करता है। तो ये कहा है कि सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित हुआ है यूपीआई। शानदार इनोवेशन रहा है। जैसे ही ये कोरोना आया तो उसके बाद में तो बहुत शानदार तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई। अगर आपको पता हो तो आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग की जाती है? पहले तो मेरे को ये बताओ। मॉनेटरी जो पॉलिसी के लिए आपको जो है ध्यान रखना है, एक समिति बनाई जाती है। वो समिति क्या करती है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6 मीटिंग करती है। कितनी मीटिंग करती है? 6 मीटिंग करती है, जिसमें से 4 आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। पांचवी जो आपकी मीटिंग है वो 3 से 5 दिसंबर को आयोजित की। अब होता क्या है, मौद्रिक नीति अलग अलग जो इसके उपक्रम है, जैसे आपके मान लो रेपो रेट है, केस रिजर्व रेशियो है, सीआरआर है, आरआर है, बैंक रेट है, एसएलएफ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर करती है। इस बार हुआ क्या है, पहले रेपो रेट कितनी थी? तो पहले की अगर हम बात करें, इस मीटिंग से पहले रेपो रेट आपको ध्यान रखना है कितनी है, 5.50%। से अब माइनस में माइनस में 0.25 घटाकर, माइनस में 0.25 घटाकर कितना कर दिया गया है, 5.25 कर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इकोनॉमिक वाला पोर्शन आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति के अंदर रेपो रेट और जो सीआरआर है उनको घटाने और बढ़ाने से क्या क्या फर्क पड़ता है, किस सेक्टर पर, किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे लेन देन पर क्या प्रभाव पड़ा है, देनदार पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो चीज़ें भी आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि दिसंबर महीने में आयोजित पांचवी जो आपकी वित्तीय वर्ष की पांचवी जो मौद्रिक समिति की बैठक हुई है उसके अंदर क्या कुछ चेंज किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो रेपो रेट 5.50% थी उसे घटाकर अब कितना कर दिया है, 5.25%। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है आपसे कि एक तो पहले की रेट पूछी जा सकती है, तो वो कितनी है, रिपीट करना मेरे साथ में, 5.50%। ठीक है? अब कितना घटाया गया है, तो 0.25%। अभी हाल फिलहाल में कितनी रह गई है, तो आपको ध्यान रखना है 5.25 रह गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सीआरआर 3% है। और बैंक रेट जो कि शॉर्ट टर्म आपको जो है वो ऋण उपलब्ध कराई जाती है, तो ये आपकी बैंक रेट जो है वो 5.75%। ठीक है? रेपो रेट कितनी है, 5.25% है। सीआरआर कितनी है, 3%। बैंक रेट कितनी है, ध्यान रखना 5.75%। ठीक है? फिर आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में 3 राज्यों के 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है वो यहाँ पर आइडेंटिटी दी गई है। इससे फ़ायदा क्या होता है जीआई से? जीआई से फ़ायदा ये होता है कि भैया एक तो जो है इनको विश्व स्तर पर पहचान मिलती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिलती है। इनकी जो नकल है, मतलब जो पायरेसी इनके अंदर है वो कम होती है। इनको संरक्षण मिलता है, इनको बढ़ावा मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका व्यापार जो है वो बढ़ता है, लोगों में रोजगार की भावना जो है वो बढ़ती है। ठीक है? जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको जीआई टैग मिलने से ये सारी चीज़ों का जो है फायदा होता है। अब हम थोड़ा सा पहले तो ये देख लें कि जीआई टैग होते क्या है। देखो, पेरिस समझौता हुआ था 1883 के अंदर। पेरिस कन्वेंशन 1883 के तहत जीआई टैग की जो आपकी संकल्पना है, जो अवधारणा है वो सामने आई थी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स के अंदर, ट्रिप्स जो था उसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसको शामिल किया गया था। अगर भारत की बात करें तो भारत को आपको ध्यान रखना है वस्तु का भौगोलिक इंडिकेशन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये किस अधिनियम के तहत होता है? 1999 के अधिनियम के तहत होता है, जिसे 2003 में शामिल किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी रहती है, तो आपको ध्यान रखना है जीआई टैग की वैलिडिटी 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। रजिस्ट्री का स्थान कहाँ है? चेन्नई के अंदर है। ठीक है? और जीआई रजिस्ट्रार जो है वो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक जो होते हैं, वो इसके जो है वो टैग को डिसाइड करते हैं कि भैया किस चीज़ को देना है और किस चीज़ को नहीं देना है। अब आपको ध्यान रखना है इस वर्ष
मतलब दिसंबर 2025 में जो जीआई टैग दिए गए हैं उसमें 5 आपकी कहाँ के शामिल हैं, 5 मध्य प्रदेश के शामिल हैं, 5 तमिलनाडु की चीज़ें शामिल हैं और एक जो है आपकी आंध्र प्रदेश की चीज़ शामिल है। तो 11 की 11 प्रोडक्ट हम तसल्ली से देखते हैं। अगर हम बात करें आपके मध्य प्रदेश की, तो ग्वालियर की दो चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। ग्वालियर की दो चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से एक तो ग्वालियर की पत्थर शिल्प कला है और एक आपका पेपर मेसे क्राफ्ट है। मतलब पेपर को मेस करते हैं और मेस करने के बाद में क्राफ्टिंग, गले हुए कागज़ से क्राफ्टिंग जो तैयार की जाती है, ये दोनों ग्वालियर की हैं। एक तो कौन सा है, पेपर मेस का है, और दूसरा कौन सा है, पत्थर शिल्प का है। कौन सा है, पत्थर शिल्प का है। ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है कि जो पत्थर है, पत्थर खजुराहो के जो मंदिर है, आप एक बात बताओ, मंदिर जो खजुराहो के बनाए गए हैं, यदि आपने वैसे देखे हैं तो ठीक है, अगर आपने वैसे नहीं देखे हैं तो आप बताओ मेरे को कि भाई जब आप जब उनके वीडियो देखते हो, जब आप उनकी फ़ोटो देखते हो, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि पत्थर की क्राफ्टिंग हुई है। मतलब पत्थर को काट पीट के ही मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखना, खजुराहो और ग्वालियर के पत्थर हैं, ग्वालियर का ही आपका पेपर मेस है। उसके बाद में हम बात करते हैं छतरपुर का फर्नीचर। छतरपुर का फर्नीचर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और बैतुल भरेवा मेटल क्राफ्ट, बैतुल भरेवा मेटल क्राफ्ट है। ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और इन्हें जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया, दिसंबर 2025 में दिया गया था। ठीक है। तो प्रोडक्ट की आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश के 5 प्रोडक्ट हैं। पांचों में एक तो ग्वालियर का स्टोन है, एक आपका खजुराहो का स्टोन है, ग्वालियर का पेपर मेस जो आपकी कला है वो हो गई। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बैतुल बरेवा का मेटल क्राफ्ट है। और फर्नीचर कहाँ का है, छतरपुर का। छतरपुर फर्नीचर को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। मेरे साथ में वापस से रिपीट करना, बार बार में रिपीट आपको करना होगा, साथ साथ में आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले बात करो ग्वालियर की, तो ग्वालियर में ध्यान रखना है दो चीज़ें हैं। एक तो आपका पेपर मेस वाला है, दूसरा आपका जो पत्थर या स्टोन जो क्रेविंग है, पत्थर की जो शिल्प कला है उसके लिए। अब पत्थर की शिल्प कला एक तो ग्वालियर की है, दूसरी आपकी कहाँ की है, खजुराहो की है। ठीक है। यहाँ तक 3 चीज़ें समझ में आ गई है। चौथी चीज़ आपकी क्या है, बैतुल भरेवा मेटल क्राफ्ट। बैतुल भरेवा मेटल मेटल क्राफ्ट है। और पांचवी चीज़ है छतरपुर के जो फर्नीचर है। इन पांचों को मध्य प्रदेश की ऐसी 5 प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। दूसरा मैंने आपको बताया कि भी तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो पांचों के पांचों हम देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक तो वोरेयूर सूती साड़ी। अब इस साड़ी का आपको ध्यान रखना है, कोयम्बटूर के पास में प्राकृतिक रंगों के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। कोयम्बटूर के आसपास में जो साड़ी का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं वोरेयूर सूती साड़ी। और ये स्पेशली तिरुचि जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर पाया जाता है, तिरुचि क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। फिर वो है कविंदपदी नाटू सक्रे। अब इसका जो है वो आपको ध्यान रखना, कविंदपदी जगह पर, कविंदपदी क्षेत्र के अंदर ये जो है पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि ये गुड़ होता है और उस गुड़ को निर्माण किस तरीके से होता है, गन्ने को हल्की आंच पर गर्म किया जाता है। अब हल्की आंच पर गर्म करोगे तो होता क्या है, गन्ने के जो रस होता है उससे वाष्पीकरण के माध्यम से पानी जो है उड़ जाता है, धीरे धीरे वो पदार्थ गाढ़ा होता जाता है और उससे गुड़ बन जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं, तो कविंदपदी नाटू सक्रे। ठीक है, शक्कर से आप ध्यान रख लेना। फिर है तुया मल्ली चावल है। अब ये चावल जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 135 से 140 दिन के अंदर विशेष किस्म है कि वो पक के तैयार हो जाती है। विशेष बात क्या है कि 135 से 40 दिन में ये तैयार हो जाती है और इसे नाबार्ड के समर्थन से उगाया जा रहा है। नाबार्ड जो है वो इसको स्पॉन्सरशिप कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि नमक्कल, पक्कल, पसिंगल, परिंगल। तो ये ध्यान रख लेना कि भैया सोप स्टोन के जो सोप स्टोन होता है ना, जो कच्चा पत्थर होता है, पलिया वाठा जिसको बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, तो खाना पकाने के जो बर्तन है वो तैयार किए जाते हैं। लास्ट आपका पांचवा है अम्बा समुद्रम चोपू समान। अम्बा समुद्रम चोपू समान जो है ये लकड़ी के खिलौने का प्रकार है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, 5 प्रोडक्ट किसके हैं, मध्य प्रदेश के, और 5 ही प्रोडक्ट किसके हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, वोरेयूर साड़ी तिरुचि की है। कविंदपदी जो है वो एक शक्कर का प्रकार है जो कि गन्ने के रस को वाष्पीकरण विधि से प्रक्रिया के माध्यम से गुजार के और तैयार किया जाता है। ठीक है। थुइयापल्ली चावल जो है वो नाबार्ड की सहायता से होते हैं। इसकी खासियत ये है कि 135 से 140 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नमक्कल, मक्कल, पथिंग, रंगल। ठीक है। तो ये सोप स्टोन से तैयार किया गया कुकवेयर है। कुकवेयर का मतलब है कि खाना पकाने के बर्तन है। ठीक है। अम्बा समुद्रम चोपू समान, ये लकड़ी के खिलौने होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी, आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है
गांधी जी से भी रिलेटेड है। क्यों है कि हाल ही में इनको जो जीआई टैग दिया गया है, 1921 में गांधी जी यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने इस कला से प्रभावित होकर ये जो खादी है ये पहनना स्टार्ट किया था। नाम क्या है? तो पौंड्रू खादी, खादी है। एक कब दिया गया? दिसंबर 2025। इसे हाथ से काता जाता है और हाथ से ही बुना जाता है। ठीक है, हाथ से बुनने के बाद में आपको ध्यान रखना है, लाल या पहाड़ी कपास जो होता है, लाल कलर का पहाड़ी कपास होता है, उससे इसका निर्माण होगा। और निर्माण होने के बाद में एक विशेष प्रकार की मछली होती है, कौन सी है? वालुगा मछली। विशेष प्रकार की मछली है जिसका नाम क्या है? वालुगा मछली है। उसकी हड्डी से इस कपास की सफाई की जाती है। की हड्डी से क्या किया जाता है? इस कपास की सफाई की जाती है और पारंपरिक गांधी चरखे से इसका कातना किया जाता है। और फायदा क्या है कि भाई असली पहचान मिलेगी, बुनकरों को आय मिलेगी और निर्यात और ब्रांडिंग जो है वो इसकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि भैया मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कितने प्रोडक्ट हैं, तो 5 हैं। आंध्र प्रदेश के कितने प्रोडक्ट हैं? 1 है। क्योंकि 1 है तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, ये जो है लाल पहाड़ी कपास से बनाया जाता है, वो पुनासा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुनासा कहते हैं। और एक विशेष प्रकार की मछली जिसका नाम क्या है? वालुगा मछली है। तो इसकी हड्डियों से इसे साफ किया जाता है और चरखे से काता जाता है। 1921 में गांधी जी का यहाँ पर आगमन हुआ और आगमन होने के बाद में जो है यहाँ पर शिव वस्त्र जो है वो पहनना स्टार्ट किया था, इसी कला का बना हुआ जो है। नाम क्या है? तो पोडुरु खादी, पोंडुरु खादी है इसका नाम हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में दिसंबर 2025 में इंडिको संकट, इंडिको जो है, इंडिको फ्लाइट ने क्या किया? बहुत भयंकर तो फ्लाइटें रद्द हुई। मतलब ये हो गया कि एयर जो ट्रैफिक है वो पूरा का पूरा कोलेप्स हो गया। ठीक है, लोगों ने बुकिंग करवा रखी थी और वो 4-4 3-3 को इंडिगो के चक्कर के अंदर पूरा सिस्टम जो है, इको सिस्टम जो एयर फ्लाइट का था, वो सारा का सारा क्रैश हो गया था। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए भारत सरकार अचानक से जागी और उन्होंने 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है। हालांकि इनके जो आप ये मान के चलिए कि परमिशन तो पहले से ही पेंडिंग थी, फाइल तो इनकी पहले से ही थी। पर हुआ क्या कि भई अब जो है वो केंद्र सरकार ने इनको परमिशन दे दी है। अब क्या किया है? केंद्र सरकार ने इनको परमिशन दे दी है। में से तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। पहली है संख एयर। अब ये संख एयर जो है, इसका हेड ऑफिस या इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है? इसका मेन ऑफिस नोएडा के अंदर है, नोएडा यूपी के अंदर है। इन्होंने ध्यान रखना, अपनी शुरुआत जो करेंगे वो 2026 में कर देंगे। 2026 की पहली तिमाही के अंदर ये क्या कर देंगे? एयरलाइन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। नाम क्या है? संख एयर है। का एयर बेस कहाँ पर रहेगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका एयर बेस रहने वाला। और ये ध्यान रखना, फुल सर्विस एयरलाइन होगी, मतलब जिसमें आपका जो है वो लॉजिस्टिक भी काम करेगा। लॉजिस्टिक वाला एरिया भी ये कवर करेंगे और जो आपका जो नॉर्मल ट्रैफिक है, जो लोगों को इधर उधर ले जाने का काम होता है, वो भी यहाँ पर करने वाले। ठीक है, दूसरी आपकी है अल हिंद केयर। अल हिंद एयर है जो कि कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित। ठीक है, और उसके बाद में है फ्लाई एक्सप्रेस। फ्लाई एक्सप्रेस का ध्यान रखना, ये अभी केवल और केवल लॉजिस्टिक सेवा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इनका जो काम है वो फ्लाई एयर का काम क्या रहेगा? मुख्य रूप से लॉजिस्टिक का रहेगा, हालांकि अन्य काम भी ये करने वाले हैं। अल हिंद ग्रुप जो है वो फुल जो है, आपको ध्यान रखना, फुल तरीके से जो है यहाँ पर काम करने वाला है। संख एयर फुल तरीके से काम करने वाला है। संख एयर की अगर आपसे पूछे कि भी इसका संचालन कब से होगा, तो इसका संचालन ध्यान रखना 2026 की पहली तिमाही, मतलब मार्च से पहले पहले इसका जो है वो संचालन हो जाएगा। टारगेट इनका क्या है कि भैया अभी हम 20 से 25 मान जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दें। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, संख एयर हो गया, अल हिंद हो गया और इसके साथ साथ में फ्लाई एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया भारत में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि बम निरोधक प्रक्रियाओं के लिए मानक जारी किए गए थे। इसी प्रकार मैंने आपको जो है आपको बताया था कि भैया बम निरोधक प्रक्रिया है, ये पहली बार मानक जो है यहाँ पर स्टार्ट किए गए। और क्या बताया था? और मैंने बताया कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है उनके उत्पादन के लिए हमने मानक स्टार्ट किए थे, दोनों बताए। अब तीसरा मानक आपको आज के अंदर, आज का जो सेशन है उसमें ध्यान रखना है कि जो पहली बार अगरबत्ती के लिए, अगरबत्ती किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल होंगे, उन सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपका BIS स्टैंडर्ड कहते हैं। अब BIS का मतलब क्या हो गया? भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये क्या करते हैं? इन्होंने मानक जो है वो स्टार्ट किया है 194/12/2025, 194/12/2025। तो ये मानक जो है यहाँ पर जारी किया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो जो है वो पर्टिकुलर एक आइडियल साइज बन जाए। जैसे अगरबत्ती का ये बोल दिया कि भाई इस साइज की अगरबत्ती बनानी है। ठीक है, कौन कौन से कंटेंट इसमें इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, वो सारे नियम प्रक्रिया आप यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज के अंदर आपको पड़े। कुल मिला के बात ये है जी
कि एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया कि चार्जर है, चार्जर का मैंने उदाहरण बताया था, जो प्लग है, जो पिन हम डालते हैं प्लग के अंदर, वो कैसे पता चलता है कि सभी जो प्लग हैं वो समान रूप से काम करेंगे। आपने जो भी चार्जर इस्तेमाल किया है, जैसे ही आपके घर की फिटिंग में आप लगाते हो चार्जिंग में फ़ोन, तो कैसे वो एक ही साइज़ के आ जाते हैं? सभी चार्जर आपके जो खाँचे होते हैं उनमें कैसे फिट हो जाते हैं? वो कुछ स्टैंडर्ड हैं जो डिसाइड किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इसी प्रकार अब अगरबत्ती के लिए आपको ध्यान रखना है 194/12, और क्योंकि ये 2025 में जारी किया गया है तो 2025 आ जाएगा। ठीक है? तो अगरबत्ती के लिए कितना है, तो 194/12 अनुपात 2025 है, और पहली बार अगरबत्ती के लिए किया गया है। ठीक है? फिर आपको ध्यान रखना है कि एक हीरो से संबंधित जो मान लो हीरो की ब्लैकमेलिंग नहीं हो, तस्करी नहीं हो, इसके लिए किम्बरली प्रक्रिया, केपीसीएस जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी, और भारत इसका संस्थापक देश है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन सहित यहाँ पर 60 देश शामिल हैं। और महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2003 में स्थापना हुई है, परंतु भारत को अध्यक्षता अब मिली है 1 जनवरी 2026 से, जो है भारत तीसरी बार इसकी अध्यक्षता करेगा। 1 जनवरी 2026 से भारत इसकी तीसरी बार अध्यक्षता करने वाला है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया 1 जनवरी 2026 से तो अध्यक्षता हम किसी और की भी कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2026 से हम जो है ब्रिक्स की वो अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स की भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। आगे बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है कि हमारी एक पॉलिसी थी जिसे हम कहते थे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पॉलिसी। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पॉलिसी जिसे कहते थे। अब इस पॉलिसी में होता क्या है कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिन्हें डायरेक्ट केंद्र सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं करती, ये कंट्रोलिंग डिसाइड होती है, कोई फिक्स नियम नहीं होते। वो परिस्थिति, वो स्थिति देखकर हम क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। ऐसे कुछ सेक्टर होते हैं, जैसे कोयला सेक्टर है, तो इस कोयला सेक्टर में एक नई विंडो डाली गई है जिसे हमने नाम क्या दिया है, कोल सेतु। ये कोल सेतु क्या करती है, कोयला की जो माइंस हैं, कोयले की जो माइंस हैं, उनकी नीलामी को लेकर, उनके आयात को लेकर, उनके निर्यात को लेकर, और जो माइंस हैं उनके अलोकेशन को लेकर, अलॉटमेंट को लेकर यहाँ पर कुछ नियम बनाए जाते हैं। इसके लिए एक अलग से विंडो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर नीति के अंदर शामिल की गई है। और ध्यान रखना, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जो है, ये नीति 2016 के अंदर जारी की गई। कब जारी की गई है? 2016 में जारी की गई। अब आपको ध्यान क्या रखना है, और इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि एक तो कॉल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन, ये इस कॉल सेतु की फुल फॉर्म। कॉल लिंकेज फॉर सिमलेस, मतलब आपको एफर्ट जो है वो ज़्यादा नहीं लगाने हैं, एफिशिएंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से यूटिलाइजेशन इसका करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय कोल बाजार का विस्तार करना, उपलब्धता बढ़ाना, कोल आयात पर निर्भरता को कम करना। कुल मिला के यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट को तो कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और फुल सप्लाई जो है वो सभी चीज़ों को मिलती रहे, इसकी आपको ध्यान रखनी है। होता क्या था कि पहले जब हम बिजली बनाते थे तो कोयले से बनाते थे, और कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। गहलोत सरकार में तो कई बार ये भी स्थिति हुई है कि मतलब कोयले का जो नीलामी है वो हमें मना कर दी है। कई ऐसे विचार उठे हैं उस टाइम पे, कई ऐसी बातें उठी थी। अब स्थिति ये है कि अब हम बिजली का निर्माण जो है, अब अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया आपको कि सोलर से ज़्यादा कर रहे हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी जितनी आज आवश्यकता है उसका लगभग 50% तो हम क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी के इस्तेमाल से यहाँ पर जनरेशन कर रहे हैं बिजली। ये कोयला बच रहा है, इसके लिए हमने कोल सेतु पॉलिसी लॉन्च की है, कोल से विंडो पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे हमने किस योजना के तहत जोड़ा है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर नीति के तहत जोड़ा है। अब आपसे पूछे कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जो है ये कब लॉन्च की गई थी पॉलिसी, तो 2016 के अंदर की। ठीक है, चलें आगे। यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि भैया आप सीमेंट एल्यूमिनियम जैसे विशेष क्षेत्र है, उनके अलावा घरेलू औद्योगिक खरीदार भी इसमें नीलामी में भाग ले सकेंगे। आवंटित कोयले का जितना भी आपको आवंटित होता है उसका आप अधिकतम 50% तक क्या कर सकते हो, निर्यात कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि एक बार जब जिसको भी अलॉटमेंट हो गया वो वापस से क्या नहीं कर सकता, कोयले को बेच नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप केवल फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, कोल सेतु का कम आने की संभावना। फिर आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 दिसंबर 2025 को डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर जो है एक अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई। अब ध्यान रखना है कि इसका जो वित्त पोषण होगा वो आसाम सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा होगा।
असम सरकार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेगी, और केंद्र सरकार जो है वो ऑयल इंडिया के माध्यम से, एनएफएल के माध्यम से, एचयूआरएल और बीवीएफसीएल, ये केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, इनके माध्यम से इस अमोनिया का जो संयंत्र है, अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र है, इसके अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। इनोग्रेशन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किया है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कहाँ पर किया गया है? तो नामरूप डिब्रूगढ़ के अंदर यहाँ पर का इनोग्रेशन किया गया है। इस संयंत्र की स्थापना की क्षमता की बात करें तो 12.7 लाख टन यहाँ पर उत्पादन हो सकेगा, और ये शुरुआत कब होगा? तो 2030 के अंदर ये जो है वो शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर्थिक कुछ परिदृश्य थे वो हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। एक तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 26 दिसंबर बाल दिवस क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं, और इसी दिन जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया था। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं, नाम प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है, परंतु दिया किसके द्वारा गया है? तो आपको ध्यान, दिया किसके द्वारा गया है? हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया। पहली बात तो ये, कब दिया गया? 26 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं, 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में 6 कैटेगरी में कितनी कैटेगरी हैं? 6 श्रेणियों के। कौन कौन सी हैं आगे हम पढ़ लेंगे। जैसे आपकी साहस से संबंधित है, आपकी जो है सामाजिक सेवा से संबंधित, खेल से संबंधित, इस प्रकार के अलग अलग 6 श्रेणियों के अंदर कुल 20 लोगों को हमने क्या किया? सम्मानित किया। कुल कितने लोगों को सम्मानित किया है? 20 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया है। और ध्यान रखना कि ये 18 राज्यों से शामिल है, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को यहाँ पर शामिल किया है। मैं बार बार में जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ में रिपीट करो। अगर कल को कहीं किस स्टेटमेंट में फंस गया तो यहीं से इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन फंस जाएगा वो। ऐसे जो पुरस्कार हैं उनमें एक तो क्या चीज़ पूछते हैं, कुछ एक दो जो चर्चित विषय, जो चर्चित फेस होते हैं, जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में ये पूछ लेगा कि कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में है? 6 श्रेणियों में। कितने लोगों को दिया गया है? 20 लोग का संबंध कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 18 केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर है। अब ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कब किया गया? 26 दिसंबर 2025 को किया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। नाम प्रधानमंत्री है पर दिया किसके द्वारा गया है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा गया है। ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है कुल बच्चे 20 थे। अगर आयु सीमा की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शामिल किया। 6 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। 20 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है अब की बार में। 6 श्रेणियों के अंदर 5 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ये दिया जाता है। और पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। प्रमुख प्रमुख लोगों की अगर हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स के अंदर खेलते हैं आईपीएल टीम में, और अभी हाल फिलहाल में लास्ट 1 डेढ़ साल से काफ़ी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं, और लगता है कि भैया भविष्य में भी बनाते रहेंगे। इनको जो है वो खेल श्रेणी के अंदर जो है ये पुरस्कार दिया गया है। शिवानी को जो दिव्यांग के बावजूद असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया गया है। वाका लक्ष्मी को शतरंज के मतलब खेल के लिए दिया गया है। ज्योति जो हरियाणा से संबंधित है उन्हें एथलीट के लिए दिया गया है। बहादुरी की बात करें तो सरवण सिंह पंजाब। अब इसका ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि सरवण सिंह जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पे भारतीय सेना की बहुत शानदार तरीके से हेल्प की थी। तो वीरता मान लो, तो वीरता श्रेणी के अंदर इनको क्या दिया गया है? सैनिकों की मदद के लिए, साहस और सेवा भावनाओं के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? तो नाम इनका है सरवण सिंह। ठीक है, पंजाबी आदमी है, बढ़िया पहनते हुए। यहाँ पर आपको अगर फोटो गिरे, है ना, ये पुरस्कार हमने राजस्थान वाले कोर्स में भी पढ़ा था दीपावली के बारे में। मैंने बताया था कि आपको इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो सर्च करना दीपावली आर्ट के नाम। ठीक है, तो सरवण सिंह को दिया गया है, पंजाब के हैं। व्योमा प्रिया, 2 लोगों को देखो 20 लोग टोटल विजेता रहे हैं, जिसमें 2 लोग मरणोपरांत मिले हैं, मतलब मृत्यु के बाद में उनको दिया गया है, और 18 लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं और जिन्होंने खुद ही प्राप्त किया है। ठीक है, तो कमलेश कुमार और व्योमा प्रिया को, इनको दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। दूसरों की जान बचाते हुए व्योमा प्रिया ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। कमलेश कुमार ने, ध्यान रखना, जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया है। व्योमा और कमलेश, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, प्रमुख रूप से आपको व्योमा और कमलेश का ध्यान रखना है। सरवण सिंह का ध्यान रखना है क्योंकि ये समाज सेवा से संबंधित है। ध्यान रखना, समाज सेवा है, वीरता नहीं है इनका। वीरता इन दोनों का है। और फिर बात करें वैभव सूर्यवंशी का, तो वैभव सूर्यवंशी जो है वो खेल से संबंधित।
सरवण सिंह से ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी ने भी मुलाकात की थी बाद में अलग से, ठीक है, उसका वीडियो भी आया था, तो आप ध्यान रख लेना सरवण सिंह की समाज सेवा से। समाज सेवा किस लिए? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारतीय सेना और भारतीय सैनिका की सेना के सैनिकों की सहायता की थी, मदद की थी, खाने से पानी से सामान था उसकी आवश्यकता पहुंचाया था। मैंने कितनी कैटेगरी बताई आपको? छः। छः में से पांच आपके सामने है। कौन कौन सी कैटेगरी है? आपकी ब्रेवरी मतलब साहस से संबंधित है। साहस में आपको ध्यान रखना है, दो लोग ऐसे हैं कि जो मरणोपरांत प्राप्त कर रहे हैं, और बाकी के दो लोग ऐसे हैं जो कि अभी जीवित। आर्ट कल्चर, मतलब एक तो वीरता हो गई, दूसरी आर्ट कल्चर हो गई, तीसरी आपकी एनवायरनमेंट या पर्यावरण से संबंधित कोई काम करता है उसके लिए होगी। सोशल सर्विस का ध्यान रखना है, आपको एक श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। आ गई बात समझ में? चले आगे। कौन कौन सी पांच है? ब्रेवरी है, आर्ट कल्चर मतलब कला एवं कला एवं संस्कृति है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है सोशल सर्विसेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और लास्ट आपका कौन सा? स्पोर्ट्स का है। इस प्रकार से छह श्रेणी में 20 लोगों को 18 केंद्र शासित और राज्यों से पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से दो लोग ऐसे हैं जो मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं या दिया गया है, ठीक है। के बाद में आपको ध्यान रखना है, पिछली बार हमने पढ़ा था साहित्य अकादमी युवा बाल साहित्य पुरस्कार। पिछली बार हमने क्या पढ़ा है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार पढ़ा था। अब की बार हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025। इन पुरस्कारों की घोषणा आपको ध्यान रखना है कि 18 जून 2024 को 18 जून 2025 को हुई थी, और दिए कब गए थे? दिए ये गए थे 14 नवंबर 2025 को। बाल दिवस के अवसर पर ये जो है पुरस्कार दिए गए हैं, और घोषणा इनकी 18 जून को हुई थी। ये क्या करते हैं? ये जो है आपकी कुल 22 तो संवैधानिक भाषाएं हो गई, इनको अनुसूची 8 में शामिल किया गया है, और अंग्रेजी और राजस्थानी ये दो भाषा मिलाकर कुल 24 भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार ध्यान रखना है कि डोगरी भाषा जो है, डोगरी भाषा है, इसके अंदर पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। ना तो आपकी बाल साहित्य के लिए किया गई, और ना ही युवा साहित्य के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब अगर आपसे पूछे कि भैया हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, कौन सा है? युवा साहित्य। तो युवा साहित्य आपको ध्यान रखना है, पार्वती तिकरी को दिया गया है। किस कृति के लिए, मतलब किस रचना के लिए दिया गया है? तो फिर उगना। फिर उगना पार्वती तिकरी की हिंदी भाषा का क्या है? कविता है, और उसके लिए इनको युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी के लिए कौन है? तो एडवैत कोटरी है। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ये इन्होंने क्या लिखा है? उपन्यास लिखा है, और उस उपन्यास के लिए इनको युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आपका आता है संस्कृत भाषा के लिए धीरज कुमार पांडे को दिया गया है। पारिभाषिक शब्द प्रवास से आलोचना है। और राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है पूनम चंद गोदारा को। राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? पूनम चंद गोदारा को दिया गया है। अंतस्रय आंगणे कविता के लिए दिया गया है, ठीक है। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भोगीलाल पांड्या को दिया गया था। और हमने जब पिछली बार पुरस्कार पढ़े थे पिछले महीने में, नवंबर महीने में, तब हमने बताया था कि पंछीरी पीड़ा के लिए इनको क्या दिया गया है? भोगीलाल पांड्या को आपका राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। अगर युवा की पूछे तो युवा जो है वो पूनम चंद गोदारा को अंतर अंतस्रे आंगणे की रचना जो कविता है उसके लिए दिया गया है। उर्दू आपको ध्यान रखना है, नेहा रुबाब को दिया गया है। और कृति की अगर बात करें तो कृति ये है मजहरुल हक तारीख आज़ादी हिंद। तारीख आज़ादी हिंद के लिए इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है। तो युवा साहित्य पुरस्कार आपने देख ही लिया। दिव्यांगजन, अब दिव्यांगजन पहले तो ये बताओ दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांगजन दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय द्वारा कुल 32 ऐसे लोग जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किए के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, और उसको राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि भैया किन लोगों को दिया गया, तो 32 लोग। किन लोगों को? कितने लोगों को दिया गया है? 32 लोग। अब 32 लोग आप नाम तो याद रखोगे नहीं, हमें केवल एक राजस्थान वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। राजस्थान वाला ध्यान रख लेना है। और एक ये ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कर्नल सी द्वारकेश को किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2, दो श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिस
श्रेणी 1 में तो डायरेक्ट आपको पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 6 लोगों को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन दिया का पुरस्कार दिया है। इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, केवल डायरेक्ट दिया है कि भाई सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार कौन है, ये 6 लोग हैं ना। अबोली मेघा भाग्यश्री, अबोली मेघा भाग्यश्री, और फिर है बसंत द्वारकेश शरद, बसंत द्वारकेश शरद। इस प्रकार से आप 6 नाम रखो तो ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नाम आप ध्यान रख लेना, क्यों? क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है, आपके राजस्थान से है। राजस्थान में भी कहाँ से है, जयपुर से। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, चित्रकला के लिए। ठीक है, संबंध कहाँ से है, संबंध आपका है जयपुर राजस्थान से। नाम क्या है, तो नाम आपका है दीपाली शर्मा। किस श्रेणी में दिया गया है, तो श्रवण बाधिता के लिए दिया गया है। मतलब बचपन से ही जो है वो इनकी हियरिंग में प्रॉब्लम थी, मतलब सुनने में इनको दिक्कत थी। ठीक है, फिर हम ध्यान रखते हैं कि भी ट्रेवल लेजर पुरस्कार दिया गया है। ट्रेवल लेजर जो इंस्टीट्यूट है उसे अब की बार 30 साल हो गए हैं। 30 साल होने के चक्कर में इन्होंने एक पुरस्कार दिया है। उसमें आपको ध्यान रखना है, बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का पुरस्कार एयर इंडिया को दिया गया है। बेस्ट डोमेस्टिक पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, एयरलाइन के लिए। और किसे दिया गया है, एयर इंडिया के दिए। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करें तो राजस्थान है। बेस्ट बुटीक स्टे की बात करें तो चांदाऊ ग्रह पैलेस पाली का है। बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट की बात करें तो द ओबेरॉय राजविलास को है, और रेफल्स उदयपुर को है। ठीक है, बेस्ट रिसोर्ट की बात करें तो आलिया फोर्ट बिशनगढ़। बेस्ट टाइमलेस लग्जरी की बात करें तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके अवार्ड राजस्थान को मिले हैं, हर एक श्रेणी के अंदर। जैसे बेस्ट वेडिंग आपका राजस्थान है, राजस्थान में भी अगर बात करें तो उदयपुर को है। फिर हम बात करें बुटिंग स्टे का तो है पाली से है। और लग्जरी रिसोर्ट आपका जयपुर से है, लग्जरी रिसोर्ट उदयपुर से है। बेस्ट रिसोर्ट फॉर वेडिंग्स आलिया फोर्ट किशनगढ़ से है। और टाइमलेस लग्जरी जो है वो उमेद भवन पैलेस जोधपुर से। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आपको ध्यान रखना है 14 दिसंबर को दिया गया है। और 14 दिसंबर को हम ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। जब दिवस वाली बात आएगी उस समय हम बात करेंगे। और इस दिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कार दिए हैं जिनका नाम क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। कार्यक्रम का आयोजन जो है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था, जिसमें राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज को यहाँ पर कॉलेज और इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो 14 दिसंबर को मेन बात यह है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बालक दिवस कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर। साथ साथ में याद करते चलो आप। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 श्रेणियों में, एक तो कौन सी श्रेणी है, हर घर म्यूजियम। हर घर म्यूजियम पहल क्या है, जैसे मान लो आपके दादाजी थे, या फिर कोई भी मान लो कोई दादाजी हैं, उन्होंने सिक्के कलेक्ट किए पूरी उम्र, कोई ऐसी तो यूनिक चीज़ है वो कलेक्ट कर ली और उन्हें पूरी उम्र सहेज के रखते हैं। पर जैसे आदमी का देहांत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में उस चीज़ का कोई वैल्यूएशन। आप एक बार सोच के देखो, जैसे मान लो ये एक यूनिक पेन है, और मेरे को ये मान लो कि भाई शौक है, मैं पेन का कलेक्शन करता हूँ। या कई लोगों को डाक टिकट का कलेक्शन का होता है, कई लोगों को पैसे कलेक्ट करने का होता है कि अलग अलग प्रकार के रुपए, अलग अलग समय के रुपए कलेक्ट करें हम। ऐसी कंडीशन में होता है कि जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो मतलब, तो मान लो कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है या फिर लोग उसका महत्व नहीं समझते। तो ये हर घर म्यूजियम पहल चलाई गई, जिसमें अगर आपके पास में कोई यूनिक चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसे ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसी प्रकार से वेस्ट जो पश्चिमी संस्कृति है उन पर जो लिखी हुई किताबें हैं उनको वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन, वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन के तहत यहाँ पर जो है एक पहल चलाई गई थी। और ये किसके द्वारा चलाई गई है, दोनों पहल राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा चलाई गई है। इसके लिए इनको क्या पुरस्कार मिला है, PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मतलब पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को सम्मानित किया गया है। और पहल कौन सी है, हर घर म्यूजियम पहल और वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन के लिए यहाँ पर सम्मानित किया। ठीक है, आगे बात समझ में। टेलीकॉम की अगर आपको एक बात बताओ, ट्राई काम करती है टेलीकॉम के लिए, और दूरसंचार विभाग आपका जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। इन्हीं के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया जो बेसिकली सरकार से डेवलपमेंट का काम होता है, वो करने का काम करते हैं। और उस संस्था का नाम क्या दिया गया है,
सी डॉट संस्था को नाम क्या दिया गया है? सी डॉट दिया गया है। अब इन्हें जो है वो IEEE ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर IEEE का मतलब ये है कि ये जो लोग कंप्यूटर से हैं वो इसको देखते ही समझ गए होंगे। जैसे आप वाईफाई में जाते हो, वाईफाई का एक स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया है, मानक दिया गया है, तो उसी प्रकार से आप इतना ध्यान रख लो कि कंप्यूटर से संबंधित ये चीज़ें, है ना? यहाँ 2 पुरस्कार आपको मिले हैं। पहला पुरस्कार जो है वो सी डॉट को एक संस्था के रूप में मिला है, और दूसरा पुरस्कार सी डॉट के ही एक वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है? संदीप कुमार अग्रवाल। संदीप कुमार अग्रवाल को IEEE ऐसे स्टैंडर्ड मेडलियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे किया है? संदीप कुमार को किया है। तो आपको ध्यान रखना है, सी डॉट के वैज्ञानिक संदीप कुमार अग्रवाल को IEEE ऐसे स्टैंडर्ड मेडलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भैया, इंपॉर्टेंट है। इतनी देर में बता रहा था कि ये छोड़ना है, आपको ज़्यादा जोर दे के पढ़ना है, तो आप ढंग से पढ़ लेना। सी डॉट के वैज्ञानिक कौन है? संदीप कुमार अग्रवाल है। इन्हें IEEE SA मेडलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, स्टैंडर्ड मेडलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर हम ध्यान रखते हैं कि भैया जो सी डॉट है उन्हें IEEE ऐसे कॉरपोरेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार को हम ज़्यादा क्यों पढ़ें सर? क्योंकि ध्यान रखना, भारत की एकमात्र संस्था है जिसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है और भारत की पहली संस्थान है, और पूरे विश्व में ध्यान रखना है इसको मिलाकर 5 ही ऐसे संगठन हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सी डॉट को इंडिविजुअल संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूट के रूप में पुरस्कार कौन सा मिला है? तो IEEE ऐसे कॉरपोरेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। अगर आप पूछे कि भाई वैज्ञानिक कौन थे, तो वैज्ञानिक आपके थे संदीप कुमार अग्रवाल, जिन्हें IEEE ऐसे स्टैंडर्ड मेडलियन पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कार ध्यान रखने, एक तो मेडलियन पुरस्कार है वो संदीप को, और IEEE ऐसे कॉरपोरेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? सी डॉट को किया है। सी डॉट काम क्या करती है? दूरसंचार विभाग के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो देखने का काम करती है, करने का काम करती है। चलें आगे। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं शुभम अवस्थी। शुभम अवस्थी का आपको ध्यान रखना है, एक तो PW लीगल वर्ल्ड के छठे संस्करण में प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड, मतलब क्या होता है कि 40 साल से छोटे 40 ऐसे लोग जो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे विश्व में, उनमें इनको शामिल किया। ठीक है, नाम क्या है? PW लीगल वर्ल्ड की छठे संस्करण की 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। लोयर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? शुभम अवस्थी है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल फिलहाल में ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि लंदन के वैश्विक संगठन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के अंदर भी इनको जो है उप महासचिव की नियुक्ति की गई है। कुल मिलाकर ये एक्टिव थे। पहले इनको अपॉइंटमेंट अभी हाल फिलहाल में शुभम अवस्थी को लंदन में वैश्विक संगठन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के अंदर उप सचिव का दर्जा मिला, और अब जो है ये पुरस्कार मिला है इनको। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन संस्था है, इसका भी एक और अवार्ड है जो कि किसे मिला है? अनंत अंबानी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो है ड्रीम प्रोजेक्ट जो की है वन तारा, वन तारा के लिए इनको जो है ये सम्मान मिला है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? तो आपको ध्यान रखना है कि भैया अनंत अंबानी को मिला है। अनंत अंबानी को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, और यह सम्मान पाने वाले ये विश्व के अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। विश्व के अब तक के कम उम्र के व्यक्ति हैं, और एशिया महाद्वीप के अंदर पहले व्यक्ति हैं। विश्व में सबसे छोटी उम्र के हैं, और एशिया महाद्वीप में पहले प्राप्त करता है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 है। प्राप्तकर्ता कौन है? अनंत अंबानी है। फिर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत के अंदर किसे प्राप्त हुआ है? प्रिया साहू को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी में? इंस्पिरेशन एंड एक्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। क्या केवल सुप्रिया साहू को दिया गया है? तो सुप्रिया साहू के साथ साथ ध्यान रखना 5 और अन्य लोगों को भी ये पुरस्कार जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें तमिलनाडु केडर की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू भी शामिल है। कौन सा पुरस्कार है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है। चैंपियंस अर्थ ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार आपको ध्यान रखना है सुप्रिया साहू को दिया गया है। इस श्रेणी में इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वापस से देख लो। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को दिया गया है। श्रेणी क्या है? तो इंस्पिरेशन एंड एक्शन है।
कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया। कौन सी संस्था है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम संस्था के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये दिया गया सुप्रिया साहू को दिया गया, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु के आईएएस कैडर के। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार दिया गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, नोबेल के अंदर शांति पुरस्कार किसे दिया गया, किस देश से संबंधित है? ये थोड़ा सा बताना मेरे को ना, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। हाल फिलहाल में ये चर्चा हुई कि उन्होंने अपना शांति पुरस्कार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। इतना भी मैं बता देता हूँ, वेनेजुएला से संबंधित। आप तो बता ही देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना तुम। तो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको फीफा शांति पुरस्कार मिला है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटी है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो है वो आपको ध्यान रखना है, दोहा में आयोजित किया गया है, जिसमें पुरुष श्रेणी के अंदर उस्मान डेम्बले जो फ्रांस की खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है, और महिला खिलाड़ी हैं एताना बोनमती स्पेन के हैं, इनको दिया गया है। तो फीफा के 2 आपके अवार्ड हैं, जिसमें से पहला शांति के लिए है, डोनाल्ड ट्रंप को है। और अगर बात करें कि फीफा के जो बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर पुरुष के अंदर उस्मान डेम्बले जो फ्रांस के हैं उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए एताना बोनमती जो स्पेन की खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। ठीक है। निर्वाचन और नियुक्तियों की बात कर लें, करें या नहीं करें? चलो कर ही लेते हैं। ध्यान रखना, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है राजकुमार गोयल। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। का स्थान लिया है, हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। ठीक है। आपको एक पीडीएफ मिली होगी पदाधिकारियों की, तो उसमें ये अपडेट होके मिल जाएगा, नया तो आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना उसका। ध्यान रखना निर्वाचन और नियुक्तियों की, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये राजकुमार गोयल हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति महोदया द्वारा की गई। शपथ इनको 15 दिसंबर 2025 को दिलाई गई। किसके द्वारा दिलाई गई? तो यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ये जो है शपथ दिलाई गई है, 15 दिसंबर 2025 को दिलाई गई है। ठीक है। किसका स्थान लिया है? तो हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। किसने लिया है? तो आपको ध्यान रखना है मुख्य सूचना आयुक्त का स्थान जो है वो किसने लिया है? राजकुमार गोयल ने लिया है। इनका तो अपॉइंटमेंट हुआ ही है, इसके साथ साथ में 8 नए सूचना आयुक्तों का अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। नाम देखो, आशुतोष हैं, पी आर रमेश हैं, श्री सुधा रानी रेलंगी है, कुमार जिंदल हैं, सुरेश कुमार मीना है, स्वागत दास हैं, श्री जया वर्मा सिन्हा है। ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चर्चा का विषय रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। सुमन सिंह सेठी पूर्व IFS है, तो फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। तो ये 8 नाम रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब अगर हम आपके चुनाव आयोग सॉरी सूचना आयोग की बात करें, तो सूचना आयोग का ध्यान रखना है कि सूचना आयोग का जो आपका गठन है वो आपका RTI राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत किया गया है। वही जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना, राजस्थान वाले में बताया था, सुनील शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ था सूचना आयुक्त के रूप में। यहाँ पर किसका हुआ है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके राजकुमार गोयल का हुआ है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। ठीक है। राजकुमार गोयल केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में इनका जो है अपॉइंटमेंट हुई है। 8 नए सूचना आयुक्त बने हैं। और सूचना आयोग की बात करें तो RTI एक्ट 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 2005 को हुई। 12 अक्टूबर 2005 को हुई है। यहाँ पर अगर कुल सदस्यों की बात करें तो ध्यान रखना है, एक तो अध्यक्ष और 10 सदस्य, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य मिलाकर 11 लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं अधिकतम। कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है वो लोगों को कर सकते हैं, एक अध्यक्ष तो है ही जो होगा। इनकी नियुक्ति ध्यान रखना, जिस प्रकार राज्य स्तर पर नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 लोगों की समिति द्वारा किया जाता है, इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर 3 लोगों की एक समिति बनाई जाती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 3 लोगों की ये समिति है। उसमें एक तो आपके PM शामिल हो जाएंगे, प्रधानमंत्री शामिल हो जाएंगे, एक आपके विपक्ष के नेता हो जाएंगे। ठीक है। और एक आपका ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्री हो सकता है, कोई भी मंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे वही जो है उसमें शामिल हो जाएगा। कैबिनेट का कोई भी मंत्री जो है वो इसमें शामिल हो सकता है। और अब की बार ध्यान रखना है यहाँ पर अमित शाह है, मतलब गृह मंत्री जो है वो शामिल हुए। ठीक है। आगे बात समझ में चलें आगे। गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। किस अधिनियम के तहत? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। कितने लोगों के द्वारा किया जाता है? 3 लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं,
के साथ साथ में एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है कि भैया एक राष्ट्र एक चुनाव जो हो रहा था, के अंदर एक जो जॉइंट कमेटी बनी थी पर विचार करने के लिए, उसमें कुछ संशोधन जो आवश्यक थे, जो सुझाव सुझाए गए थे, उनके लिए जो एक कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सबसे पहले बात है पीपी चौधरी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पीपी चौधरी कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि राजस्थान के किस जिले से इनका संबंध है। राजस्थान के किस जिले से इनका संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो जेपीसी बनी थी, मतलब ज्वाइंट कमेटी जो बनी थी, की अध्यक्षता पीपी चौधरी कर रहे हैं और उनका कार्यकाल भी जो है यहाँ पर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। राकेश अग्रवाल महानिदेशक बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है। संगीता बरुआ आपको ध्यान रखना है कि पहली बार 67 साल में पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष बनी है। नाम क्या है? संगीता बरुआ है। नाम क्या है? संगीता बरुआ है। और पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है विवेक चतुर्वेदी जो इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित बोर्ड है उसके अध्यक्ष बने। विवेक, आपको ये मान के चलिए कि टैक्स अगर आपको देना है तो विवेक से देना होगा। टैक्स आपको देना है तो क्या करना होगा? विवेक से देना होगा। तो विवेक चतुर्वेदी अध्यक्ष बने हैं सीबीआईसी के। संगीता बरुआ है अध्यक्ष बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। हम बात करें राकेश अग्रवाल महानिदेशक बने हैं एनआईएफ या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष बने हैं, महानिदेशक बने हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव के अंदर जो जेपीसी का था उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रसगोत्रा, पूर्व आईपीएस हैं ये, भारत के पूर्व आईपीएस हैं। इन्हें क्या किया गया है? मॉरिशस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु जो है वो बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी। के साथ साथ में इंडोनेशिया की ग्रेसिया पोलिस जो है इनका स्थान लिया है। तो अगर आपसे पूछे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो है वो चेयरपर्सन कौन है, तो पीवी सिंधु है। ठीक है। नागेश सिंह ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त या एम्बेसडर बनेंगे। और आद्रिज बाबिस जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं चेक गणराज्य के। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट थोड़ी थी, तो तीनों को वापस से देखो। राहुल रसगोत्रा है, ये मॉरिशस के अंदर आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। पीवी सिंधु चेयरपर्सन बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की। हम बात करें नागेश सिंह ऑस्ट्रेलिया के अंदर उच्चायुक्त बने हैं, जो कि भारत के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। अद्रीज बाबिस जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं चेक गणराज्य के। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है? अद्रीज बाबिस हैं। नागेश ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बने हैं और राहुल रसगोत्रा मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। ठीक है। पीवी सिंधु की बात करें तो ये बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनी है, चेयरपर्सन बनी। ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई आपके? बताओ भाई। थोड़ा सा पोर्शन हो रहा है, फिर आपका ये महीना जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब निधन की हम बात कर लेते हैं। तो निधन में आपको ध्यान रखना है शिवराज पाटिल का। भारत के संदर्भ में तो आपको ध्यान रखना ही है, पर राजस्थान के संदर्भ में इनको ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान में ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे हैं। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में इसको पॉलिटी वाले पोर्शन से रिलेट कर लेना। शिवराज पाटिल का ध्यान रखना है, इनका संबंध राजनीति क्षेत्र से है, पॉलिटिशियन थे और कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध था। ये जो है ये 2004 से लेकर 8 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं। 26/11 वाला जो हमला हुआ था ना, 26/11 का मुंबई में हमला हुआ, तो इनकी मतलब पहले ये स्थिति होती थी कि अगर कुछ असफलताएं होती हैं इस चक्कर में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए फिर लोग क्या है इस्तीफा दे देते थे। हालांकि आजकल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है।
हाँ, तो आपको ध्यान रखना है शिवराज पाटिल थे वो 2004 से लेकर 8 तक तो आपके क्या रहे, गृह मंत्री रहे हैं। और गृह मंत्री के तौर पर जब वो थे तो 26/11 का हमला हुआ और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया था, गृह त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो 4 साल का इनका कार्यकाल रहा है। फिर 1991 से 96 तक ये जो है वो 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। के साथ आपको ध्यान रखना है कि 2010 से लेकर 15 तक वे राज्यपाल रहे थे, चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल। पंजाब के जब राज्यपाल थे तो आपको ध्यान रखना है 10 से 15 जब ये राज्यपाल थे ना, उस समय पर 28 अप्रैल 2010 से लेकर और 11 मई 2012 तक, मतलब 2010 से लेकर 12 तक ये राजस्थान की कार्यवाही के अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो दोनों इस प्रोस्पेक्टस से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए भी और आपका जो है वो पॉलिटी वाले सेशन के लिए भी आपके लिए महत्व। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनकी आत्मकथा या इनकी द्वारा जो किताब लिखी गई आत्मकथा की, वो है ओडेसी ऑफ माई लाइफ। ओडेसी ऑफ माई लाइफ। तो राजस्थान की ये कार्यवाहक या अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने कब तक संभाला, 2010 से लेकर 2012 तक संभाला। ठीक है, मई 2012 से मई दो अप्रैल 2010 से मई 2012 तक इन्होंने जो कार्यभार संभाला है, यह आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहा है, तो 91 से 96 रहा है। गृह मंत्री कब रहे, तो 4 से लेकर 8 तक रहे हैं। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जो कि 2024 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित हुए हैं, 59th या 59वां इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनका अभी हाल फिलहाल के अंदर निधन हो गया है। और इनकी प्रसिद्ध कृति कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है नौकर की कमीज। 1999 के अंदर 1999 में मणिकौल ने नौकर की कमीज नाम से ही एक फिल्म बनाई थी जो कि इस उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलौना तो देखो देखेंगे, ये कुछ प्रमुख इनकी करती रही हैं। छत्तीसगढ़ के ये पहले ऐसे लेखक बने जिनको ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑल ओवर हिंदी के 10वें और छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो विनोद कुमार शुक्ल का संबंध किससे है, साहित्य से है। अगर हम बात करें शिवराज पाटिल का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। फिर हम तीसरी हस्ती की बात करते हैं, खालिदा जिया। खालिदा जिया जो है जियाउर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनकी विडो थी। और इन्होंने जो है राजनीति में शानदार प्रदर्शन किया था, ये ध्यान रखना है। 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम मुल्कों के अंदर, तो बेनजीर भुट्टो के बाद में ये दूसरी महिला थी जो कि प्रधानमंत्री कार्यरत थी और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। ठीक है, तो 3 बार इन्होंने ध्यान रखना है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, जिसमें पहला इनका कार्यकाल 91 से 96 तक था, दूसरा कार्यकाल 96 से छोटी अवधि तक था और तीसरा जो कार्यकाल है वो 2001 से लेकर 2006 तक है। कुल मिलाकर 3 बार ये प्रधानमंत्री रही हैं। इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब इनकी डेथ हुई ना, तो एक कोटेशन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एंड ऑफ टू बेगम वॉर। अब ये बांग्लादेश की 2 बेगम कौन थी, एक तो ये खालिदा जिया हैं और दूसरी आपकी ध्यान रखना शेख हसीना। ठीक है, और दोनों को ही जो है वो ये मान के चलिए कि भाई एक दूसरे से हमेशा से प्रतिद्वंदी रही है। पार्टी का क्या नाम है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। ठीक है, चले आगे। फिर आपको ध्यान रखना है बाबा साहब पांडुरंग उर्फ बाबा आधव। बाबा आधव हैं, इनका संबंध महाराष्ट्र से था। इनका नाम है हमाल का बाबा और असंगठित कामगारों के मसीहा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, सामाजिक कार्यकर्ता थे और सोशल वर्कर थे कुल मिलाकर। तो आपसे पूछे इनका क्षेत्र कौन सा है या फिर कौन से राज्य से संबंधित, महाराष्ट्र से। स्वराज कौशल। स्वराज कौशल आपको ध्यान रखना है, एक तो सबसे कम उम्र के अंदर बनने वाले राज्यपाल हैं आज तक के। और अगर आपने पूर्व विदेश मंत्री के बारे में सुना हो तो स्वराज सिंह कौशल जो है ये सुषमा स्वराज के पति हैं। सुषमा स्वराज के पति हैं और हाल फिलहाल में दिल्ली से आपकी सांसद हैं बांसुरी, उनके पिता हैं। ठीक है, तो इनके अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो मिजोरम के अंदर ये राज्यपाल थे और सबसे कम उम्र के राज्यपाल हैं। और शायद हरियाणा से ये राज्यसभा के सांसद रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रामवंजी सुतार ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। आपको ये बताना है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस महान विभूति की मूर्ति को कहते हैं और कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में लिख देना ये। ठीक है, तो पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखना है पद्मश्री इनको 1999 में दिया गया और पद्म भूषण की बात करें तो 2016 में दिया गया है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र भूषण जो है वो 2023 के अंदर दिया गया है। टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार 2016 में दिया गया है।
आपको केवल 2 पुरस्कार यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एक तो आपका पद्मश्री है, वो 1999 के अंदर दिया गया था, और पद्म भूषण है वो 2016 में दिया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मूर्तिकार थे भैया। स्वराज कौशल किससे संबंधित है? तो स्वराज कौशल आपकी राजनीति से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खालिदा जिया हैं, तो खालिदा जिया का संबंध राजनीति से था। और अगर हम बात करें कि भाई विनोद कुमार शुक्ल, तो विनोद कुमार शुक्ला का जो संबंध है वो किससे है? साहित्य से है। और फिर हम बात कर लेते हैं आपके शिवराज सिंह पाटिल, इनका संबंध किससे है? तो राजनीति से। ठीक है, आगे बात समझ में। प्रमुख दिवस वर्ष आदि की बात करें, सप्ताह की बात करें, तो सबसे पहले 1 दिसंबर की बात कर लेते हैं। विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस है, ये कई बार एग्जाम में रेंडमली पूछ लिया जाता है, तो आप देख लेना। इसकी थीम क्या है? व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना। व्यवधान पर काबू पाना और एड्स के अंदर कंट्रोल करना है इसको ना। 1 दिसंबर को हम नागालैंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, दिव्यांगजन पुरस्कार भी हमने देखा था, दीपाली शर्मा जयपुर से हमने बताया ना वो चीज़ें। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है नौसेना दिवस हो गया 54वां, 4 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है एड्स दिवस की, थीम आपको ध्यान रखनी है आपकी जो यूनिसेफ स्थापना दिवस है उसकी। आपको ध्यान रखना है ह्यूमन राइट्स ओवर एवरीडे एसेशनल्स, मतलब हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार जो है हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता है। ये थीम किसकी है? यूनेस्को की स्थापना दिवस की। यूनेस्को का स्थापना दिवस कब है? तो 11 दिसंबर को है। एक बार देखें, मेरे साथ में रिपीट करना। 1 दिसंबर को एक तो नागालैंड का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? तो व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को हम सशस्त्र झंडा दिवस मनाते हैं, सशस्त्र सेना दिवस झंडा दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है? ह्यूमन राइट्स ओवर एवरीडे एसेशनल्स। ह्यूमन राइट्स और एवरीडे एसेशनल्स जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट हम देखें 14 दिसंबर, तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी हमने सम्मानित किए थे। बीकानेर की कॉलेज थी, उसको हमने सम्मानित किया है यूनिवर्सिटी श्रेणी के अंदर मेरिट में। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पर हमने परमवीर दीर्घा राष्ट्रपति हाउस के अंदर इनोग्रेट की थी। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित गणित दिवस है, जो कि रामानुजाचार्य के बर्थडे पर मनाया जाता है। मतलब ये मान के चलिए विख्यात गणितज्ञ थे। फिर हम बात करते हैं आपका 24 दिसंबर को ही जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, जिसपे हमने मानक जारी किए थे। 3 मानक थे, एक तो बम से संबंधित है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर से संबंधित है, और तीसरा हमारा जो है अगरबत्ती से। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं, और सुशासन दिवस पे हमने 3 मूर्तियां लखनऊ के अंदर स्थापित की थी, आपको ध्यान हो तो। सुशासन सप्ताह की बात करें तो 19 से लेकर 25 दिसंबर तक हम सुशासन सप्ताह बनाते हैं। और 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो बताओ सुशासन सप्ताह किस दिन मनाते हैं? 19 से लेकर 25 दिसंबर को मनाते हैं। कुछ फेमस पुस्तकें हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में पुस्तकें दे रखी हैं अलग से, तो आप इसको देख लो कि भाई केसरिया जो है, केसरिया एक पुस्तक लिखी गई है उर्वशी सिंह को। वो उर्वशी सिंह द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है केसरिया। ये जोधपुर के खींवसर में स्थित करमसोत राठौड़ को समर्पित है। हालांकि अब तो खींवसर जो है वो नागौर में आ गया है, पर पहले अगर मेवाड़ के समय की सॉरी मारवाड़ के समय की बात करें तो जो खींवसर वाला एरिया है वो जोधपुर में आता था, मारवाड़ में आता था। तो वहाँ के जो शासक थे करमसोत राठौड़, उनको समर्पित एक तो आपकी किताब लिखी गई है उर्वशी सिंह द्वारा। नाम क्या है? केसरिया। फिर आपको ध्यान रखना है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसे हमने राजस्थान में भी पढ़ा था। और ये किसके द्वारा लिखी गई? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की। हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट, ये ओलंगा टोकारचुक के द्वारा लिखी गई है। द रोंग वे होम, सोनाली खुल्लर के द्वारा लिखी गई है। रुक्मिणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब, ये सीता भास्कर के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमी एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा, ये सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई। ध्यान रखना, एक तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा, और एक आपका सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये दोनों जो किताबें हैं ना, ये किताब और ये किताब, ये दोनों किताब आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण द्वारा विमोचित की, के द्वारा विमोचित
सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा विमोचित की गई है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा विमोचित की इनका इनॉग्रेशन इनके द्वारा हुआ है, तो अपने आप में थोड़ी सी महत्वपूर्ण। नाम क्या है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी के द्वारा, और एक आपका सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा। ठीक है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये लिखी गई है मोहर बसु से। और महामना वांगमने वांग्मय महामना वांग्मय किताब लिखी गई है महामना मालवीय मिशन, तो आपका एक एनजीओ है उसके द्वारा। इसमें हुआ क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के संकलित जो रचनाएं हैं, संकलित जो मान लो कोई लेटर थी, किताब थी, उन साथ में कलेक्ट करके एक किताब निकाली। ठीक है। एक आपकी है भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, ये अभिजीत जोग के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है ना, आपके नोट्स में नहीं है, ये शामिल कर लेना। एक है द ग्रेट सेक्शन हैक्स, ये उर्जित पटेल जी के द्वारा लिखी गई है। आरबीआई के पहले तो आपके डिप्टी डायरेक्टर थे और फिर लास्ट में जो है वो डायरेक्टर बन गए थे, तो इनकी भी किताब जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों किताब आपको जो है वो याद रखनी है। द भारत दैट इज इंडिया है, ये अभिजीत जोग के द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल की जो किताब है वो है द ग्रेट सेक्शन हैक्स, द ग्रेट सेक्शन हैक्स। ठीक है। इधर आपको ध्यान रखना है वासुदेव देवनानी वाली किताब का क्या नाम है, तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये वासुदेव देवनानी द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा, ये लिखी गई है सिकंदर कुमार के द्वारा। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा इन दोनों किताबों का क्या किया गया है, विमोचन किया। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर का आयोजन। सबसे पहली बात है तो यह नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। इसका इनोग्रेशन मोदी जी के द्वारा किया गया था। संतुलन स्थापित करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विकास, विज्ञान और अभ्यास, स्वास्थ्य कल्याण विज्ञान और अभ्यास, ये इसकी थीम रही है। प्रोग्राम का नाम क्या है, तो WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन है। स्थान है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। संतुलन स्थापित करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ये इसकी क्या है, थीम है। ठीक है। इसमें और क्या क्या किए गए, देखो आपको एक बात बताऊं मैं, डब्ल्यू के डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। और डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रेस अधोनम, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये भारत में आए हैं और मोदी जी के साथ में इन्होंने डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का रीजनल ऑफिस जो है उसका इनोग्रेशन नई दिल्ली में किया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का कार्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जो आपके WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानम, इनके द्वारा यहाँ पर इनोग्रेशन किया। ठीक है। WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मोदी जी ने इस प्रोग्राम में एक तो अश्वगंधा के ऊपर एक डाक टिकट जो है वो जारी की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो है वो MAISP पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेरा आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल। ठीक है। और इसके अलावा आयुष उत्पाद के लिए आयुष चिन्ह जो है वो जारी कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अश्वगंधा वाला ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है मेरा आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल MAISP ध्यान रखना है। और आपको आयुष चिन्ह जो जारी किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अश्वगंधा वाला तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। फिर आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रोग्राम और आयोजित किए गए हैं जिसमें से एक आपका है राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन। अब सहकारिता का है तो हमारे अमित शाह जी जो सहकारी मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। आयोजन कहाँ पर हुआ, तो पंचकुला हरियाणा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। 24 दिसंबर को ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया था। थीम की अगर आपसे पूछते हैं तो सहकार में समृद्धि सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका, सहकार में समृद्धि सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका, ये इसकी जो है वो क्या रही है, थीम रही है। मुख्य आयोजक कौन है, तो क्रिब्को है, क्रिब्को। ठीक है। यहाँ पर दिख रही है, हाँ ये रहा क्रिब्को, ये मुख्य आयोजक इसका है। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है इसका मुख्य आयोजक रहा है। ठीक है। मुख्य अतिथि मान लो के कौन है, अमित शाह हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। प्रोग्राम का क्या नाम है, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन इसका नाम है। ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखो द अर्थ चैंपियन कौन था, सुप्रिया साऊ थे। अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुई है, तो अर्थ समिट का जो सेकंड प्रोग्राम था वो आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अब अगर आपसे पूछे कि सेकंड तो गांधीनगर में हुआ है पर फर्स्ट कहाँ पर हुआ है, तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है हैदराबाद के अंदर। फर्स्ट आपका हुआ है हैदराबाद के अंदर, नवंबर में।
फेस्ट आपका हैदराबाद के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है और नवंबर महीने में हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्थ समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? सेकंड अर्थ समिट का आयोजन है आपका गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। अमित शाह जी ने उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है और 5 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। थीम की बात करें तो एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, ये इसका मेन थीम रही है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बस आपको देखना है तरीके से जो है, रटने वाली चीज़ है डायरेक्ट। तो प्रोग्राम आयोजित होते हैं ना, उनको डायरेक्ट रटना है। ठीक है, तो अर्थ समिट कहाँ पर हुई? फर्स्ट आपकी हैदराबाद में नवंबर में हुई, आपकी गांधीनगर। कोऑपरेटिव सेक्टर में, सहकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ नई इनोवेशन? पहली बात है सहकार सारथी। सहकार सारथी का जो है ध्यान रखना, 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को इसमें शामिल किया। डीजी केसीसी, डीजी केसीसी में ध्यान रखना, केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको डिजिटल रूप दिया गया है। ई पैक्स, ई पैक्स में ध्यान रखना, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। सहकार टैक्सी, भारत टैक्सी मैंने बताया था ना, भारत टैक्सी, तो वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और एक योजना है सहकारी बीमा योजना, के तहत स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और दुर्घटनाओं के बीमा के लिए नई योजना स्टार्ट की गई। कौन कौन से नए प्रयास किए गए हैं? एक तो सहकार सारथी में 13 अलग अलग कोऑपरेटिव सर्विसेज को शामिल किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल किया गया है, जिसे नाम दिया गया है डीजी केसीसी। पैक्स बनाए गए हैं, सहकार टैक्सी बनाई गई है, सहकार बीमा योजना जो है वो स्टार्ट की गई। ठीक है, अब एक बात बताऊँ, पैसा महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे, पर क्या आपको बेसिक चीज़ें पता है पैसा आपका अधिनियम के बारे में? मैं पानी पीता हूँ, उतनी देर में जो है आप एक बार रिपीट करोगे पैसा अधिनियम। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि पैसा जो आपका अधिनियम है, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि 1996 पर वो लागू किया गया था। और आपको ये भी बताना है साथ में कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके जो है राज्य शामिल हैं पैसा अधिनियम 96 के तहत, ये और बता दो। तो थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेते। हाँ भाई, पैसा जो अधिनियम है बेसिकली होता क्या है, हमारे क्या हुआ, पंचायती राज लागू कर दिया था। पंचायती राज वाला अधिनियम आपका लागू कर दिया। और उसके बाद में ये देखा कि यार कुछ जनजातीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। वहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए करना है कि भाई जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, वो समझदार नहीं होते। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनका कोई शोषण कर ले, इसके लिए सरकार ने जो है एक अधिनियम लेके आई, जिसका नाम क्या है, पैसा अधिनियम 96 में। इसमें आपको ध्यान रखना है, पैसा अधिनियम में कुल मिलाकर 10 स्टेट शामिल किए गए हैं, जहाँ पर ट्राइबल जो जनजातियां हैं, जो जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे 10 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? आपका आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, ओडिशा है और अपना राजस्थान है। राजस्थान के साथ साथ में यहाँ पर कौन है? तेलंगाना है। अब होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पैसा अधिनियम के तहत, या मतलब इसको और अधिक इफेक्टिव तरीके से लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष पैसा महोत्सव का आयोजन करते हैं। और इस वर्ष ध्यान रखना है कि अभी आयोजन हाल फिलहाल में 24 दिसंबर को किया गया है, क्योंकि 24 दिसंबर 1996 को इसे लागू किया। पैसा अधिनियम के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें पता है आपको? थोड़ा और बताएं, और बता दें। आपको ध्यान रखना है जिस प्रकार से सामान्य तौर पर पंचायती राज की जो काम करते हैं, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पैसा कानून चालू होता है। कितने राज्यों में था? तो क्या है, 10 राज्यों में। क्या हमारा राजस्थान इसमें शामिल है? तो निश्चित रूप से राजस्थान इसमें शामिल किया गया है। होता क्या है, पंचायती राज में त्रिस्तरीय संगठन बनता है, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, जिसमें पंचायत समिति होती है, और जिसमें क्या होता है, जिला परिषद होता है। परंतु यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पावर दी गई है वो किसे दी गई है? ग्राम सभा को दी गई। सर्वोच्च अधिकार किसे दी? ग्राम सभा को दी है। भूमि से संबंधित कोई काम है, वाद अगर कोई हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में ग्राम सभा इसको समेटने का काम करती है। ठीक है? और खनन और उद्योग से संबंधित जितनी भी अनुमति होती है वो कौन देती है? ग्राम सभा देती है। ठीक है, तो लोकल जो हैं उनको ज़्यादा पावर मिलती है पैसा कानून के। आई थिंक अब क्लियर हो गया, पंचायती राज की तरह ही है, पर जो सेंटर में रहती है, केंद्रीय भूमिका में है, वो कौन है? ग्राम सभा है। ठीक है, अब कितने राज्य शामिल हैं? 10 राज्य शामिल। पॉलिटी में आप पढ़ते भी हो इसको। पैसा आपका महोत्सव बनाया गया है, और ये जो है वो 23 और 24 दिसंबर को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि पैसा महोत्सव का आयोजन कब किया गया?
23 और 24 दिसंबर को किया गया। 24 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1998 को हमने पैसा अधिनियम लागू किया था। ठीक है? अब इसमें क्या क्या किया गया है, इसमें ध्यान रखना, कबड्डी, तीरंदाजी, मैराथन जैसे खेल आयोजित किए गए हैं। अब और क्या ध्यान रखना है, पैसा दिवस पर 24 दिसंबर को विशेष प्रोग्राम जारी किए गए थे, पोर्टल जारी किए गए हैं, और गौरी नृत्य सहित 10 राज्यों की यहाँ पर प्रदर्शनी की। पैसा रन नाम करके एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है महिला वर्ग में राजस्थान की राजकुमारी राजस्थान से इन्होंने जीता है, और पैसा तीरंदाजी प्रतियोगिता में आपकी खुशी नागोमा जो राजस्थान से हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर प्रतियोगिता जीती है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। थीम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने। पंचकुला में अभी मैंने बताया था सहकारिता वाला जो प्रोग्राम हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ, वो भी आपको ध्यान। 26वां लोक आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन। संविधान के भाग 14 में जो यूपीएससी मतलब आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके बारे में जानकारी दे रखी है, और उनके जितने भी भाग हैं, मतलब जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है, इनका प्रत्येक वर्ष एक समिट होता है, प्रत्येक वर्ष एक प्रोग्राम होता है। अब की बार 26वां लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। उद्घाटन इसका किसने किया है? राष्ट्रपति महोदया ने किया है। उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति महोदया ने किया है। ठीक है? और क्या पूछा गया है? और ये है कि भैया आयोजक है इसके तेलंगाना लोक सेवा आयोग हैं, और आयोजन स्थल कौन सा है? कोच्चि। गलत आ गया यार। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयोजक कौन है। तेलंगाना की लोक सेवा आयोग का आयोजक रहा है, 26वां संस्करण रहा है, और आयोजन जो है वो हैदराबाद तेलंगाना के। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, झारखंड के अंदर जतरा उत्सव कार्तिक जतरा उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है अंतर्राज्यीय जन संस्कृति समागम हुआ है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है मुख्य अतिथि राष्ट्रपति। कहाँ पर आयोजन हुआ? झारखंड के अंदर। नाम क्या है? कार्तिक जतरा है। अगर आपसे पूछे कि कार्तिक जतरा का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो झारखंड में हुआ है। जो आदिवासी लोग हैं उनके समागम के काम करता है, उनके लिए मान के चलो कुंभ का ही काम करता है एक तरीके से। काशी संगम, काशी तमिल 4.0 का आयोजन आपको ध्यान रखना है। काशी में इसका इनोग्रेशन हुआ है, और यूपी में जो है काशी के अंदर जो है इसका स्टार्टिंग होगा। काशी में क्या होगा इसका, आप ये मान के चलिए शुभारंभ होगा। काशी में इसका क्या है? शुभारंभ है, और यहाँ पर जो है वो समापन कार्य होगा। समापन उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा? आपके तमिल के अंदर होने वाला है। इसमें होता क्या है, काशी की जो संस्कृति है, मतलब वाराणसी की जो संस्कृति है और तमिल संस्कृति है, इन दोनों में समागम रहे, इनका इतिहास कितना पुराना है, उन लोगों लोगों की दृष्टि में लाने के लिए, उन लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। काशी तमिल संगम है, 4.0 संस्करण इसका है। विषय क्या है? लेट्स लर्न तमिल, तमिल करलम, ये इसका जो है वो थीम रही है। लेट्स लर्न तमिल, तो तमिल भाषा सीख लेते हैं, और तमिल करलम जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर हुआ है। और अगर बात करें पार्टनर स्टेट की या फिर भागीदारी राज्य की, तो आपका मध्य प्रदेश जो है वो भागीदार राज्य रहा है। मध्य प्रदेश क्या रहा है? भागीदार राज्य रहा है। ठीक है? इसके अलावा अन्य प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो विज्ञान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली में है। श्रम रोजगार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में है। आतंकवाद निरोगी सम्मेलन नई दिल्ली में है। पाटन शिल्प और सांस्कृतिक महोत्सव आपका नेपाल ललितपुर। तीसरा भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव आपका कहाँ पर है? लुम्बिनी के अंदर है। कहाँ पर है? लुम्बिनी के अंदर है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई क्लियर, मतलब कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ये मैं आपको राजस्थान वाले में पढ़ा चुका हूँ। हरिमो शक्ति जो अभ्यास है, वो हम भारत और मलेशिया के साथ, मैंने आपको बताया था है से हिंदुस्तान, मैं से आपको मलेशिया ध्यान रखना है। हरिमो शक्ति है 2025 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन जो है वो दिसंबर 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका जो है आपका आयोजन करवाया गया था। ठीक है? फिर हम बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन। इसका आयोजन भारत और यूएई के दोनों के मध्य हुआ है। आयोजन इसका ध्यान रखना आपकी बार आबू धाबी के अंदर 18 से 30 दिसंबर को हुआ है। तो पूछे आपसे कि डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यूएई के अंदर हुआ है, आबू धाबी के अंदर हुआ है। कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो 18 से लेकर 30 दिसंबर तक हुआ है। ये आप ध्यान रखना। इस पेज से पक्का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने आपको अजय वॉरियर वाला बताया, वो आया था।
अब ध्यान रखना, लगातार 3 महीने में पहले इंदर हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, फिर आपका अजय वॉरियर हुआ, अजय वॉरियर के बाद में जो है आपका हरीमो हुआ है। इंद्र का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हरीमो का क्वेश्चन, सॉरी हरीमो का क्या वो इंद्र का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और आपका अजय वॉरियर का क्वेश्चन पूछ लिया है, और हरीमो शक्ति का क्वेश्चन जो है आप पूछे जाने की संभावना है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में है। दो अभ्यास हैं जो भारत और मालदीव के साथ में हो रहे हैं, भारत और मालदीव के साथ में है, जिसमें एक तो एकता 2025 है, और एक है आपका एक्विरिन 2025। एक्विरिन और एकता दोनों आपके मालदीव के साथ में है। हम बात करें कि भैया मलेशिया के साथ कौन सा है, तो हरीमो शक्ति है। और डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ में है, भारत और यूएई के साथ में है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, क्वाड का इंडो प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क का पहला अभ्यास कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो गुआमा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हो रहा है। कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, तो भारत है, अमेरिका है, जापान है, और ये ध्यान रख लेना ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आपका नेशनल करंट अफेयर कवर हो गया, इंटरनेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और पूरा का पूरा दिसंबर हो गया। अब कोशिश ये करना है कि इसको ढंग से पढ़ो दिसंबर का। जब आप ये पढ़ लो उसके बाद में ये क्वेश्चन करना है कि क्या ये सफिशियंट है या नहीं। अभी हाल फिलहाल में जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं वो देखो, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप जो है वो अपना एप्लीकेशन है AK एडू स्पॉट, वहाँ पर जाकर जो है प्रैक्टिस कर। ठीक है, और PDF में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो वहाँ पर अवेलेबल हो ही जाते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नई शुरुआत के साथ में। जनवरी महीने 2026 का जो करंट अफेयर है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू। हमारा प्रयास रहेगा कि जो क्योंकि आपकी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की भविष्य में संभावना है, कुछ वो हम डिस्कस कर लें क्लास में। वो चीज़ भी हम जो है प्रयास रहेगा कि जनवरी का करंट अफेयर कवर करने से पहले हम क्या करें, जो योजनाओं वाला पोर्शन है ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए उसके लिए, और जो कुछ अभी तक पढ़ा दिया उसको कंठस्थ रखो। और बाकी तो ये थोड़ा सा डाउट कम रखो कि भैया इससे बाहर कुछ जा सकता है। देखो 100% की गारंटी कोई नहीं लेता, पर जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर है, DIPR है, आपका जो है मतलब PIB है, ये सारी की सारी AIR है, तो ये साइट है, सोशल मीडिया हैंडल है, वो सारे कवर कर रहे हैं, निश्चिंत रहो। फिर भी आपको लगता है तो पहले ये पढ़ लो, फिर उसके बाद में देख लेना जो भी चीज़ें आपको ठीक लगे, जहाँ से ठीक लगे वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।